हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। आज हम यूजीसी नेट सेट के पेपर के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए जे रूसो यानी जीन जैक रूसो के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं यहाँ रूसो की, तो रूसो का जन्म स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में 1712 ईस्वी में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के साथ ही उनकी माता का निधन हो गया था। इसीलिए रूसो लिखते हैं कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी, क्योंकि जब किसी की माता की मृत्यु उनके जन्म के साथ हो जाएगी तो उस बच्चे ने यही लिखा कि मेरा जन्म प्रथम दुर्घटना थी। उसके पिता बहुत ज़्यादा आवारा थे। जब रूसो 10 वर्ष का था तो उसके पिता ने उसको छोड़ दिया और फ्रांस चले गए। रूसो के पिता पर अपराध का मुकदमा भी चला। उसके चाचा ने भी उसका ध्यान नहीं दिया और उसको काम पर लगा दिया। रूसो का मालिक था, वो बहुत ज़्यादा उसको पीटता था, तो वो भी जेनेवा छोड़कर फ्रांस चला गया। फ्रांस में वो आवारागर्दी करने लगा, चोरी करने लगा। तो इन्हीं दिनों रूसो एक कैथोलिक पादरी के संपर्क में आया। जब कैथोलिक पादरी ने उसे देखा तो उसने उसकी शिक्षा की व्यवस्था की, और शिक्षा की व्यवस्था करने के बाद 1750 में एक ऐसी घटना घटी कि रूसो के जो जीवन में एक नया मोड़ ले आई। तो यहाँ हम बात करते हैं उसी की। तो ये क्रांतिकारी मोड़ आया है उसके जीवन में। इस वर्ष एक निबंध प्रतियोगिता थी द जॉन एकेडमी की। उसमें रूसो ने एक निबंध लिखा और उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। और इस निबंध का विषय था कला तथा विज्ञान ने मानव विकास में योगदान दिया अथवा उसका पतन हुआ। दूसरी फिर निबंध प्रतियोगिता हुई, उसने फिर उसमें पार्टिसिपेट करा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी विरोधी था, तो इसी के कारण उसको पुरस्कार नहीं मिले। उसने धीरे धीरे ग्रंथ लिखना चालू करा, लेकिन उसके विचार इतने ज़्यादा क्रांतिकारी थे कि वहाँ के शासक उससे गुस्सा हो गए। द ईमाइल में व्यक्त विचारों से पादरी लोग भी उससे नाराज़ हो गए। फ्रेंच सरकार ने कहा कि अब तो इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। आदेश भी मिल गया। तो इस तरह से वह भागकर फिर दोबारा जेनेवा वापिस आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि रूसो के विचारों पे किस किस विचारकों का प्रभाव पड़ा है, या कौन सा एनवायरनमेंट ऐसा रहा जिसने उसके विचार पर परिवर्तन डाला, तो एक तो जेनेवा के वातावरण के कारण उसका प्रभाव पड़ा। फिर उसने हॉब्स लॉक के ग्रंथ पढ़े तो उनका भी प्रभाव पड़ा। प्लेटो का भी प्रभाव पड़ा है उस पर। तो इस तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उसके ऊपर अलग अलग परिस्थितियों का, अलग अलग विचारकों का प्रभाव पड़ा। राजनीति विज्ञान में रूसो ने पहली बार समानता की संकल्पना को डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी 1754 इस पुस्तक में स्थान दिया। रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया। यानी समुदाय की जो भावना थी या विचारधारा थी वह पहले भी थी, बट कहीं ना कहीं वो मर गई थी, दब गई थी। उसको दोबारा से जो जीवन देने का काम है वो रूसो ने किया है। रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतिपादन किया। रूसो ने पहली बार राष्ट्रवाद की संकल्पना का सैद्धांतिक आधार रखा। यानी अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का आधार किसने रखा, तो वह रूसो ने रखा है। रूसो ने नागरिक धर्म की भी संकल्पना दी। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी उसका भी रूसो पर काफ़ी प्रभाव था, अधिक प्रभाव था। तो इस तरह से रूसो पे काफ़ी सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। तो यहाँ बच्चों फ्रांसीसी क्रांति नहीं होगा, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, तो रूसो की मृत्यु हुई 1778 में हो गई। तो यहाँ अमेरिकी क्रांति का उस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो 1776 में हुई थी। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड की क्रांति का भी उस पर फ़र्क पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है। रूसो के विचारों में प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रूसो के हाथों में जब प्राकृतिक अधिकार पहुंचे तो वो एक तरह से मर गए। रूसो के विचारों में अमेरिका सहित दुनिया के कई संविधानों की प्रस्तावना प्रभावित है। रूसो को जैकोबिनवाद, ब्लांकीवाद का पिता माना जाता है।
जैकोबिनवाद के बारे में हम जानते हैं, फ्रांसीसी में एक क्लब था जिसका नाम जैकोबिन था और जिसका नेता रॉबेस्पियर था। तो यहाँ पर क्या था कि जितने भी लोग थे शासक से परेशान थे, तो वो लोग आकर इस क्लब में बैठते थे, बातचीत करते थे। तो इस क्लब का मतलब अनुसार क्रांति अपरिहार्य और ये किसी भी साधन द्वारा की जाएगी। यानी हम क्रांति कभी भी कर सकते हैं और इसका कोई भी साधन हो सकता है, लोग मिलकर भी कर सकते हैं, बाहर के लोगों को, बाहर के देशों की सेना को बुलाकर भी किया जा सकता है। तो इस तरह से वो जैकोबिनवाद का समर्थक था। ब्लौंकीवाद, लुइस ब्लौंकी के नाम पर ब्लौंकीवाद शब्द का प्रचलन हुआ। ब्लौंकी ने फ्रांस में सशस्त्र एवं गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था और कहीं ना कहीं यह सिद्धांत रूसों को बहुत पसंद आया। अब हम बात करते हैं रोमांटिक विचारक की। तो रूसों के विचार नैतिकतावादी हैं, आदर्शवादी हैं। वह जो भी वर्तमान समाज में बुराई थी उनमें चेंजेस करना चाहता था और चेंजेस लाके, परिवर्तन लाके आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता था और उसने काफ़ी कोशिश भी की है। यहाँ सामाजिक समझौते की बात करें, मैंने आपको हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में पहले ही पढ़ा दिया है, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था वो राज्य, समाज और व्यक्ति के मध्य समझौता था और वो है एक ही प्रकार का समझौता था। लेकिन लॉक ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते बनाए हैं, पहले राज्य और नागरिक समाज में, दूसरा नागरिक समाज और राज्य में। तो रूसों ने हॉब्स और लॉक की तरह ही सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है, स्वभाव के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था की। रूसों ने मनुष्य के स्वभाव को पशुवत माना। उसने कहा कि ना तो जो प्राकृतिक मनुष्य था ना तो वो बुरा ही था और ना ही अच्छा था, लेकिन वो पशुवत जीवन में रहता था। रूसों ने व्यक्ति को भद्र पुरुष की संज्ञा दी है, यानी उस पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं था, वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। मनुष्य का जहाँ मन करता था वहाँ घूमता था, जो मन करता था वो खाता था। उसने भद्र इसलिए कहा क्योंकि इसे स्वयं के प्रति प्रेम था और दूसरों के प्रति सहानुभूति थी। रूसों ने अपनी बुक लिखी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। तो उसने कहा है कि मनुष्य जन्मा तो स्वतंत्र है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, ये इसका महत्वपूर्ण कथन है। पहले नेट के एग्ज़ाम्स अगर आप लास्ट ईयर के देखेंगे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है। तो समाज के विकास तथा संपत्ति के उद्देश्य से ये स्वतंत्रता लुप्त होने लगी। इसके लिए रूसों ने कहा कि प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि जब प्राकृतिक अवस्था थी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तब वो काफ़ी अच्छा जीवन जी रहा था, सबके प्रति प्यार भी रखता था, अपने प्रति भी प्यार रखता था और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखता था। तो इस तरह से पहले का जीवन बहुत अच्छा था। मैक्सी ने रूसों को प्रकृति का शिशु कहा है। ये कथन भी आ सकता है कि रूसों को प्रकृति का शिशु किसने कहा है, तो ये मैक्सी ने कहा है। रूसों की समस्या क्या थी? उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की मुक्त स्वतंत्रता संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो गई। उन्होंने कहा जब प्राकृतिक अवस्था थी तो तब तक थी जब तक संपत्ति और सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, और विकास होने के बाद ही प्राकृतिक अवस्था अपने आप समाप्त हो गई। और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समाज को बनाना जरूरी है। मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण ही समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। उसने तो मानव स्वभाव को अच्छा बताया है, लेकिन उसने कहा कि कहीं ना कहीं जो मानव स्वभाव है उसमें परिवर्तन आए या मानव भ्रष्ट हुआ तो वो समाज और संस्थाओं के कारण ही हुआ। अब इसके हम समझौते की बात करते हैं तो रूसों के सामाजिक समझौते का उद्देश्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति। अगर आप देखोगे कि जो सामाजिक समझौते की विधि है रूसों की वो हॉब्स की भांति है, लेकिन उसका मूल तत्व आपको लॉक की तरह दिखाई देगा। आप देखो हॉब्स की तरह कैसे है, रूसों में भी हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए। रूसों का राज्य हॉब्स की भांति निरंकुश, शक्तिशाली, असीमित है, यानी ना तो वो ख़त्म हो सकता ना ही वो कभी समाप्त होगा, यानी वो निरंकुश है। राजा अपनी मनमानियाँ करेगा, राजा शक्तिशाली है, राज्य शक्तिशाली है। अब लॉक की तरह कैसे है?
रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी का आधार समझौते के द्वारा रखा। उन्होंने लॉक की भांति सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। तो कहीं ना कहीं उसने हॉब्स और लॉक के दोनों को ही गुणों को मिलाकर अपना समझौते का सिद्धांत दिया है। रूसों के राज्य की प्रकृति देख लेते हैं, या आंगिक राज्य है। आंगिक राज्य, जहाँ आपका आंगिक राज्य आएगा वहाँ पर राज्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, अपितु व्यक्ति को नहीं। उसने राज्य को असीमित बताया, यानी उसने ये कह दिया कि राज्य ही सर्वोच्च है, राज्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ना उसको कभी नष्ट कर सकते। रूसों के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं, यानी उसने कहा कि राज्य का जब मन चाहेगा वो किसी की भी संपत्ति छीन सकता है। तो इस तरह से तो रूसों के विचारों में लोकप्रिय संपूर्णता का भी विचार पाया जाता है, क्योंकि वो राज्य के प्रति उसके विचार बहुत ही कट्टरपंथी हैं, राज्य को वो बहुत पसंद करता है। और उसने राज्य और संपूर्णता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग करा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया था? रूसो ने दिया था। सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है। अगर हम बात करें रूसो की, तो उन्होंने कहा था कि मानव दो प्रकार की इच्छा रखता है, एक तो कल्याण की इच्छा रखता है, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा रखता है। सामान्य इच्छा का मतलब होता है पूरे समाज की भलाई करना, बल्कि सामान्य इच्छा का प्रभाव सभी की इच्छा नहीं बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा होती है। तो एक तरह से सामान्य इच्छा गुणात्मक है, कल्याण की इच्छा रखती है। हर्नशा ने कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसो की सामान्य इच्छा है। लेवियाथन का कटा सिर ही किसकी इच्छा है? रूसो की इच्छा है। तो समानता के विचार का समर्थन। रूसो ने कहा कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि स्वयं को बेच सके, तथा कोई व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि वह दूसरों को खरीद सके। यानी वो समाज में समानता लाना चाहते थे। उनका कहने का मतलब था कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं। मालिक और दास, शासक शासित का वो भेदभाव समाप्त करना चाहते थे। और यहाँ पर महिलाओं को समान शिक्षा का भी अधिकार का समर्थन नहीं करा उन्होंने। रूसो ने महिलाओं के लिए समान शिक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं करा, जबकि हॉब्स और लॉक ने महिलाओं के समान शिक्षा का अधिकार का समर्थन किया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की संकल्पना। रूसो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना। उन्होंने कहा कि समुदाय की भलाई के लिए कार्य करना ही स्वतंत्रता है। तो रूसो का कथन है, जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब था कि सामान्य इच्छा का मतलब है सभी का कल्याण करना। अगर हम समाज की भलाई नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा। इसी कारण उसे फांसीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता माने जाते, क्योंकि वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर विश्वास रखते थे। लेकिन आज जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मायने नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अभी भी स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने के लिए मिल जाता है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र ऐसी एक शासन प्रणाली है जो केवल ईश्वर के राज्य के लिए उपयुक्त है, इसीलिए उन्हें आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है। उन्होंने लोकतंत्र को जनमत संग्रह लोकतंत्र भी कहा है। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी, क्योंकि वो उसमें कुछ विकास लाना चाहते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से विकास लाने जरूरी हैं। रूसो को राष्ट्रवाद के विचार का भी सैद्धांतिक जन्मदाता माना जाता है। उसने राष्ट्रवाद को नागरिक धर्म से संबंधित करने का प्रयास किया। उसने कहा नागरिक का धर्म बनता है कि अपने राज्य की, अपने संप्रभुता की रक्षा करना। अब यहाँ पर देखो, रूसो लोकतांत्रिक भी है, व्यक्तिवादी भी है, समाजवादी भी उससे प्रेरणा लेते हैं और फांसीवादी भी उससे प्रभावित है। यानी कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का मिश्रण हमें रूसो के विचारों में देखने को मिल जाता है। टॉलमैन ने कहा है, रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है। ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब एक बार हम इनकी रचनाओं यानी इनकी बुक्स पे नज़र डाल लेते हैं। द
गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772 में। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसे आपको रूसो की ही बुक्स दे दी जाएंगी या किसी भी राइटर की बुक्स दे दी जाएंगी 3-4, और उन्हें कहा जाएगा आप उनको उनके डेट के अकॉर्डिंग कालक्रम के हिसाब से लगाइए। तो आप जब भी नोट्स बनाएं या जब बुक्स के नेम याद करें तो आप उन्हें लाइन वाइज ही याद करें। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड 1772, ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेजेस 1781, एमाइल और एन एजुकेशन ऑफ एमाइल और ट्रिटिज ऑन एजुकेशन 1762। ये रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई रचना है। कई बार ये क्वेश्चंस भी आता है कि जो शिक्षा पर लिखी गई रचना है वो कौन सी है। डिस्कोर्सेज लिखे उन्होंने 1750 में। ओरिजिन बेसिस इन इक्वालिटी मैन के लिए लिखी है 1754 में। इन्होंने मैन और वुमन दोनों के लिए ही लिखी है। तो इस तरह से आप इनकी बुक्स देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है या सजेशन देनी है तो आप कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। साथ ही मैं अब नेक्स्ट ईयर 2021 में जो जून के नेट के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए मैं आपको नोट्स के थ्रू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।